हेलो, वेलकम टू दी खान लॉ स्टडीज़। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कि प्रस्ताव किसे कहते हैं और स्वीकृति किसे कहते हैं। सेक्शन 2A ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या डिफाइन करता है प्रपोजल के बारे में। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर his willingness to do or to abstain from doing anything with the view of obtaining the assent of that other person to such act, he is said to make proposal. इन एक व्यक्ति जब अपनी इच्छा जाहिर करता है किसी कार्य को करने के लिए या किसी कार्य से विरत रहने के लिए ताकि वो दूसरे व्यक्ति की सहमति प्राप्त कर सके तो कहा जाता है उसने प्रस्ताव किया। और 2B ये कहता है कि जब कोई दूसरा वो व्यक्ति when the person to whom the proposal is made signifies his assent, वो अपनी सहमति उसके कार्य के प्रति अपनी सहमति उसे संज्ञापित कर देता है, उसे बता देता है, तो कहा जाता है प्रस्ताव उसने स्वीकार कर लिया। और फिर आपने पढ़ा कि when proposal is accepted it become a promise। फिर आगे बताया गया है कि प्रॉमिस कब कन्वर्ट होगा एग्रीमेंट में। ईच प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग फॉर कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। यानी अब इस प्रॉमिस के साथ अगर कंसिडरेशन जुड़ जाता है तब ये एग्रीमेंट बनेगा। अब यहीं से यह सवाल उठा कि एग्रीमेंट में 2 पार्टी हो गए, प्रपोजर एंड एक्सेप्टर, यानी प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी और कंसिडरेशन। ठीक, अब सवाल ये उठा कि क्या जो व्यक्ति इस एग्रीमेंट का या इस कॉन्ट्रैक्ट का जो हिस्सा नहीं है, जो पार्टी नहीं है, जो पक्ष नहीं है, क्या वो इस कॉन्ट्रैक्ट को लागू करा सकता है? ये सवाल बार बार पूछा जाता है, तो हमने इसी क्वेश्चन को लिया है। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, एक्सप्लेन विथ एक्सेप्शंस। कि वो व्यक्ति जो कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए बाहरी है, थर्ड पार्टी है, वो कॉन्ट्रैक्ट को लागू नहीं करा सकता। ये रूल बताइए और इसके अपवाद भी बताइए। इंग्लिश लॉ में ये है, रूल ऑफ इंग्लिश जो है कि कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी। लेकिन इंडियन लॉ क्या कहता है, 2D क्या कहता है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। यानी जो प्रोमिसी है वो चाहे उसके स्थान में कोई व्यक्ति उसने कोई कार्य किया है या कार्य करने से विरत रहा है, जैसे कि प्रपोजल प्रस्ताव करने वाले की इच्छा के अनुसार जब उसने कोई कार्य कर दिया या करने से विरत हो गया या करने का उसने जो आश्वासन दे दिया, देन सच एक्ट और एब्स्टिनेंस और प्रॉमिस टू डू इज कॉल्ड ए कंसिडरेशन। तो यहाँ पर जो इंडियन लॉ है यहाँ से इंग्लिश लॉ से फर्क हो जाता है कि यहाँ पर कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द थर्ड पार्टी। इस पर सवाल उठा थर्ड पार्टी सूट ला सकती है कि नहीं। तो इसमें सबसे पहले जो केस ला हुआ था वो ट्विडिल वर्सेस एटकिंसन का इंग्लिश लॉ था। ट्विडिल वर्सेस एटकिंसन, इसमें जो क्वेश्चन उठा था कि यहाँ पर एक एग्रीमेंट था बिटवीन द रेस्पेक्टिव फादर्स ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ। एक पति पत्नी थे, उन दोनों के माता पिता के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया कि वो दोनों जो हैं इस हस्बैंड को, पति को जो है उसको कुछ पैसा देते रहेंगे, खर्चा देते रहेंगे, और उस एग्रीमेंट में पति को अधिकार दे दिया है कि वो जो है ऐसे रकम की वसूली के लिए दावा करने का अधिकारी होगा। एग्रीमेंट किसके बीच में था? पति और जो पत्नी थे इनके दोनों पिता के बीच में ये एग्रीमेंट था। याद रखिएगा, दिस एग्रीमेंट में पति जो है वो पक्ष नहीं है। होता क्या है, आफ्टर द डेथ
of both the fathers. The husband sued the executors of the wife's father. जब दोनों के पिता मर गए तो जो पति महोदय थे, जो हस्बैंड थे, उसने जो है, जो उसके वाइफ थी, वाइफ के पिता की जो वसीयत थी, जो विल थी, उसके एग्जीक्यूटर के खिलाफ रिकवरी का सूट फाइल किया कि अभी तक जो बाकी रकम है, ये मेंटेनेंस की जो खर्चा देने की बात कही गई थी, उसकी वसूली का सूट हस्बैंड ने दावा दाखिल कर दिया अगेंस्ट द एग्जीक्यूटर्स ऑफ द विल ऑफ द हस्बैंड ऑफ हिज वाइफ। हाउस ऑफ लॉर्ड ने क्या कहा इसमें? हाउस ऑफ लॉर्ड ने कहा कि इसका दावा चलेगा नहीं, द सूट शैड नॉट लाई, कि नो कंसिडरेशन मूव्ड फ्रॉम द हस्बैंड। और इसके अलावा हाउस ऑफ लॉर्ड ने यह कहा कि ये तो ग्रेशियस पर्सन है, इसे तो मुफ्त में इसे भत्ता देने की बात कही गई थी। एक तो ये है, और दूसरी ये है कि इसने तो कोई प्रतिफल इसकी तरफ से मूव ही नहीं किया, जैसा कि इंग्लिश लॉ था, क्योंकि एग्रीमेंट तो इसके दोनों माता पिता के बीच में था, तो ये पार्टी में नहीं था, इसने कोई प्रतिफल भी अदा नहीं किया, इसलिए इसका सूट लाई नहीं करेगा। ये इंग्लिश लॉ था, ट्विडल वर्सेस एटकिंसन। फिर दूसरा इंग्लिश लॉ आता है, डनलप न्यूमेटिक टायर वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी। सेल्फ्रिज एंड कंपनी, इसमें अपीलांट जो हैं, ये डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी, ये टायर बनाने का काम करते थे। इसने एक अन्य थर्ड पार्टी, एक जो पक्षकार थी, जो दूसरी इनकी एजेंसी थी, जिसे कहते हैं ड्यू एंड कंपनी, जो इस मुकदमे में पक्षकार नहीं आप देख रहे हैं, डनलप वर्सेस सेल्फ्रिज। तो डनलप कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट होता है ड्यू एंड कंपनी से कि टायर की सप्लाई वो ड्यू एंड कंपनी को करेंगे, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग दे दी गई कि ड्यू एंड कंपनी जो है स्टिपुलेटेड प्राइस से नीचे नहीं बेचेगा। तो ये एग्रीमेंट किसके बीच, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है? डनलप एंड ड्यू एंड कंपनी के बीच में। अब इस बीच में जो सेल्फ्रिज कंपनी है, इसने जो है ड्यू एंड कंपनी से कुछ टायर खरीद लिए, और तमाम एग्रीमेंट के बावजूद ये एग्रीमेंट भी इसने किया था कि वो अगर कम दाम पर बेचेगी तो वो ड्यू एंड कंपनी को कंपनसेट भी करेगी, डैमेजेस भी देगी। इसके बावजूद सेल्फ्रिज एंड कंपनी ने कुछ टायर्स स्टिपुलेटेड प्राइस से नीचे बेच दिया। देन डनलप टायर कंपनी ने सेल्फ्रिज कंपनी पर डायरेक्ट सूट फाइल कर दिया, ड्यू एंड कंपनी बीच में नहीं है, जबकि इनका एग्रीमेंट किससे था? ड्यू एंड कंपनी से था। यहां भी हाउस ऑफ लॉर्ड ने क्या कह दिया? ट्विडल वर्सेस एटकिंसन, कि ये जो सेल्फ्रिज एंड कंपनी है, इट इज अ थर्ड पार्टी, ही इज नॉट प्रिविटी टू द कॉन्ट्रैक्ट, he is a party to the contract, he cannot sue, he against him suit cannot be filed। तो डनलप एंड कंपनी के सूट सेल्फ्रिज एंड कंपनी के अगेंस्ट था, वो फेल कर गया। अब देखिए तीसरा, अब इंडियन लॉ आ रहा है, जमुना दास बनाम राम अवतार। जमुना दास राम अवतार में प्रॉब्लम क्या हुआ? यहाँ के फैक्ट सुन लें, इसमें फैक्ट क्या था? जमुना दास राम अवतार का फैक्ट ये था कि हम आपको फैक्ट थोड़ा बता दें कि जब प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें मॉर्गेज है। मॉर्गेज में आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी अगर मॉर्गेज कर दी जाए, और मॉर्गेज प्रॉपर्टी वो पर्सन किसी दूसरे को बेच सकता है, और जो खरीदेगा, जो भी उसे ऐसी मॉर्गेज प्रॉपर्टी को खरीदेगा, उसे मॉर्गेज मनी को पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जो जिसने मॉर्गेज लिया है वो सूट फाइल करेगा अपनी मॉर्गेज मनी के लिए। तो यहाँ पर केस इसी मॉर्गेज से रिलेटेड था। जैसे फैक्ट ऑफ द केस ऐसे थे, द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी borrowed 40,000
by executing a mortgage of his property in favor of B। यानी ए ने अपनी संपत्ति बंधक करके बी से 40,000 रुपये का कर्जा लिया और सब्सिक्वेंटली ए सोल्ड द प्रॉपर्टी टू सी फॉर ₹44,000। 40,000 कर्जा लिया और इस प्रॉपर्टी को 44,000 में 44,000 में सी को बेच दिया और सी से ये कहा कि प्लीज़ कीप 40,000, 40,000 रुपये आप अपने पास रखें ताकि इस मॉर्गेज प्रॉपर्टी को मॉर्गेज मनी पे करने के लिए, प्रॉपर्टी को रिडीम कराने के लिए। यानी अब ये अब मॉर्गेजी कौन होगा? ये जिसकी प्रॉपर्टी का मालिक हो गया सी। अब सी 40,000 पे करेगा तो प्रॉपर्टी रिडीम हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। अब आगे इसमें केस क्या हुआ? इसमें भी जो मामला आगे बढ़ा है कि बी ने सी पर दावा कर दिया। बी जिससे कर्जा लिया था ए ने, उसने सी यानी वो व्यक्ति जिसने प्रॉपर्टी क्रय कर ली थी उस पर सीधे सूट फाइल कर दिया। ए बीच में यहां नहीं है, यहां पर उसने सीधे सूट फाइल कर दिया। और यहां भी प्रिवी काउंसिल ने क्या डिसाइड किया? प्रिवी काउंसिल ने इंग्लिश लॉ के दोनों केसेस को फॉलो करते हुए कहा कि हिज क्लेम इज डिसअलाउड एज बी वाज नॉट ए पार्टी टू एन एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड सी। इन्हीं दोनों केसेस को फॉलो किया, ट्विडल वर्सेस एटकिंसन, डनलप टायर कंपनी वर्सेस सेल्फ रीजेंट कंपनी। तो जमुना दास में और राम अवतार में इंडिया में भी उसी केस को फॉलो किया गया कि वन हु इज नॉट ए पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। नाउ अब हम आएंगे इसके एक्सेप्शन पर। ये एक्सेप्शन हमने लिखा है। फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है? ट्रस्ट और चार्ज। ट्रस्ट और चार्ज क्या है? कभी कभी प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट कर दिया जाता है। प्रॉपर्टी चार्ज हो जाती है किसी की कुछ बकाया को अदा करने के लिए। तो यहाँ पर कहते हैं पर्सन इन हुज फेवर ट्रस्ट इज क्रिएटेड और चार्ज इज क्रिएटेड, ही मे इनफोर्स इट थ्रू दो ही इज नॉट ए पार्टी टू दी दैट ट्रस्ट और दैट चार्ज। अगर किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई ट्रस्ट क्रिएट हो गया है और वो ट्रस्ट का बेनिफिशियरी है तो अपने बेनिफिट्स को लागू कराने के लिए वो सूट फाइल कर सकता है, भले ही वो जो ट्रस्ट डीड हो उसमें पक्षकार ना हो। हमेशा बेनिफिशियरी थर्ड पर्सन होते हैं वैसे भी। यानी रूल ऑफ इक्विटी, इंग्लिश रूल ऑफ इक्विटी फॉलो किया गया यहाँ पर। और इसमें ख्वाजा मोहम्मद बनाम हुसैनी बेगम का लीडिंग केस है जो प्रिवी काउंसिल ने डिसाइड किया। ख्वाजा मोहम्मद और हुसैनी बेगम, इसमें हुसैनी बेगम और ख्वाजा मोहम्मद के पिता के जो इनके बीच मैरिज जो हुई थी, मैरिज में ये तय हुआ था कि हुसैनी बेगम को 500 रुपये का खर्चा पानदान मिलेगा। खर्चा पानदान किसे कहते हैं? नहीं, पॉकेट मनी कह लीजिए आप, मेंटेनेंस के लिए। हुआ क्या था? रिस्पोंडेंट्स इसमें है हुसैनी बेगम, अपीलांट कौन है? ख्वाजा मोहम्मद। तो ये अपीलांट अपील करता है यानी इसकी लड़के की शादी, इसके पुत्र की शादी हुसैनी बेगम से हुई। ये बोथ बीइंग माइनर्स। और अपीलांट ने क्या कहा था? ही वुड पे टू ₹500 टू द रिस्पोंडेंट टुवर्ड्स द बिटर लीफ एक्सपेंसेस। और उसके लिए जो ख्वाजा मोहम्मद था, जो अपीलांट था, उसने कुछ प्रॉपर्टी चार्ज भी कर दी थी।
चार्ज क्रिएट कर दिया था जिससे कि हुसैनी बेगम को खर्चा मिलता रहे। द हस्बैंड एंड वाइफ सेपरेटेड। अब हुआ क्या कि इसका जो पुत्र है ख्वाजा मोहम्मद का, हुसैनी बेगम, इनके अंदर सेपरेशन हो गया, ये अलग अलग हो गए। इसके बाद उसने जो रिस्पोंडेंट हुसैनी बेगम ने सूट फाइल किया फॉर द रिकवरी ऑफ द एरियर्स ऑफ द एक्सपेंसेस पेबल बाय द फादर इन लॉ। यानी जो उसका हस्बैंड था हुसैनी बेगम का, उसका पिता ख्वाजा मोहम्मद है, इसके खिलाफ सेपरेशन के बाद जो कुछ बकाया पैसा था उसका सूट फाइल कर लिया हुसैनी बेगम ने। अब यहाँ पर जो एग्रीमेंट था उसमें भी हुसैनी बेगम पार्टी नहीं थी, लेकिन यहाँ इंग्लिश रूल ऑफ इक्विटी लागू करते हुए प्रिवी काउंसिल ने हुसैनी बेगम का सूट अपहेल्ड किया और उसका दावा स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि यहाँ क्लियर कट है द रिस्पोंडेंट दो नॉट ए पार्टी वाज इंटाइटेड टू क्लेम द अलाउंसेज। और कोर्ट ने कहा कि स्पेशली जब कि ख्वाजा मोहम्मद ने कुछ संपत्तियां पर चार्ज क्रिएट कर रखा है, तो जब चार्ज क्रिएट कर रखा है तो हुसैनी बेगम उस चार्ज को लागू करा सकती है। तो पहला एक एक्सेप्शन है ट्रस्ट और चार्ज। दूसरा एक्सेप्शन है सेटलमेंट फॉर मैरिज और पार्टीशन ऑफ फैमिली सेटलमेंट। फैमिली सेटलमेंट जब किया जाता है तो उसमें पक्षकारों की जो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होता ही होता है, जो मेंबर लेडी मेंबर जो महिला है होती है, जो लड़कियां होती हैं, उसमें प्रोविज़न किया जाता है कि इस प्रॉपर्टी से इनकी शादी की जाएगी फॉर देयर मैरिज। यानी जहाँ बंटवारा होता है, पार्टीशन होता है, तो यहाँ एक काम ये होता है कि कोई नाबालिग हो तो उसकी पढ़ाई, या जहाँ पर ये लड़की है उस लड़की की शादी का खर्चा। फैमिली सेटलमेंट में इसका प्रोविज़न कर दिया जाता है। तो अगर ऐसा कोई फैमिली सेटलमेंट है तो ऐसी लड़की या ऐसा नाबालिग बच्चा बड़ा होकर के जो प्रोविज़न उसके पक्ष में किया गया है उसको इन्फोर्स करा सकता है। यहाँ पर भी दूसरा एक्सेप्शन है। तीसरा देखिए स्टॉपल। स्टॉपल रूल ऑफ एविडेंस है। जैसे आप जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी बात को एक बार एग्री कर जाए, किसी फैक्ट को असर्ट करे और दूसरा व्यक्ति उसको सच मान के उस पर यकीन कर ले, उस पर विश्वास करके फर्दर कोई काम कर ले, और बाद में ये पहला व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मैंने ऐसा नहीं किया था, या अपने वादे से मुकर जाए, जिसे कहते हैं स्टॉपल। तो जहाँ स्टॉपल लगता है तो यहाँ पर जो स्ट्रेंजर है वो सूट फाइल कर सकता है। इसी तरह एक एक्नॉलेजमेंट है, अभी स्वीकृति। अगर कोई व्यक्ति एक एग्रीमेंट में ए और बी के बीच में एग्रीमेंट होता है और वो खुद ही उसमें कहता है कि इसको लागू कराने के लिए सच एंड सच पर्सन, इन व्यक्ति को अधिकार दिया जाता है कि इन एग्रीमेंट को लागू करा सकते हैं, या उसका ये एक्नॉलेजमेंट भी हो गया या इसका स्टॉपल भी हो गया। तो जहाँ एक्नॉलेज कर लिया उसने, वहाँ स्टॉपल भी क्रिएट हो रहा है, तो थर्ड पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को लागू करा सकती है। फोर्थ आप देख रहे हैं कॉवेनेंट। कॉवेनेंट ये दरअसल टीपी एक्ट का सब्जेक्ट है। कॉवेनेंट रनिंग विद द लैंड, कॉवेनेंट नॉट रनिंग विद द लैंड। यानी कुछ संविधाएं ऐसी होती हैं जो जमीन के साथ साथ चलती हैं, जैसे कहते हैं रनिंग विद द लैंड। यानी अगर एक लैंड ऐसी है कि उस लैंड पर से पड़ोस में भी किसी व्यक्ति को आने जाने का अधिकार है, किसी घर के सामने एक लैंड है, उस पर से किसी का ईजमेंट है, किसी को रास्ते का अधिकार है, किसी को पानी निकालने का अधिकार है, तो क्या है ये कॉवेनेंट रनिंग विद द लैंड है। अगर वो व्यक्ति उस ज़मीन को बेचता है, सेल करता है, तो जो व्यक्ति इस ज़मीन को क्रय करेगा वो इस बर्डन के साथ क्रय करेगा, वो दूसरे व्यक्ति को उस काम को करने से रोक नहीं सकता। जैसे कहते हैं कॉवेनेंट रनिंग विद द लैंड, यानी अगर
कोई जो थर्ड पार्टी है जिसने ज़मीन को, बगल की कोई लैंड थी, इसने खरीद लिया है, जिसे इस पर जाने का अधिकार है, ईजमेंट का राइट है, यानी बहुत से राइट हैं जो कवेनेंट है उसको प्राप्त है, तो वो उन अधिकारों को लागू करा सकता है जहां वो कवेनेंट रनिंग विद द लैंड है, कि वो सारे राइट लैंड के साथ ही जाते हैं। फिर देख लें असाइनमेंट। असाइनमेंट एक ऐसी चीज़ होती है कि जहां पर कि रिकवरी सूट फाइल करने का अधिकार क्रेडिटर जो है किसी को असाइन कर देता है तो उसका असाइन ही हो जाता है। यहाँ पर क्रेडिटर के लिए आवश्यक नहीं है कि डेटर से परमिशन लेकर के अपना असाइनी तय करे। तो अगर किसी को असाइनी बना दिया गया है तो वो ऑन बिहाफ ऑफ क्रेडिटर जो है वो अपना सूट फाइल कर सकता है, रिकवरी कर सकता है। और लास्ट में है कि स्टैट्यूटरी प्रोविजन, अगर कानून में कहीं स्टैट्यूट में प्रोविजन दिया गया है, थर्ड पार्टी, जैसे कहते हैं मोटर व्हीकल एक्ट में जो इंश्योरेंस होती है ओनर के बीच में और बीमा कंपनी के बीच में, उसमें एक पॉलिसी है थर्ड पार्टी, यानी तीसरे व्यक्ति को चोट लग गई तो वो बीमा कंपनी से, मालिक से, दोनों में से किसी से वसूल सकता है वो, जबकि वो बीमा एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है। तो इसे कहते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविजन। तो ये आपने देखा कि ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि इंग्लिश लॉ में क्या है कि कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम दी प्रोमिसी, बट इंडियन लॉ क्या कहता है, इट मे मूव फ्रॉम एनी अदर पर्सन। कोई भी प्रतिफल अदा कर सकता है, लेकिन प्रतिफल अदा करना और राइट टू सू, ये दोनों में अंतर समझिएगा। जहाँ तक राइट टू सू है, हु कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, हु कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें पहला इंग्लिश लॉ है ट्वेडल वर्सेस एटकिंसन। क्या कहा गया इसमें, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। डनलप पिनोमेट टायर वर्सेस सेल्फ एजेंट कंपनी में इसी रूल को फॉलो किया गया, स्ट्रेंजर्स कैन नॉट सू। जमुना दास वर्सेस राम अवतार में इंडियन लॉ में क्या हुआ, इसमें भी कहा गया स्ट्रेंजर्स कैन नॉट सू। इसके बाद कुछ इसके एक्सेप्शंस है, ट्रस्ट और चार्ज, सेटलमेंट ऑफ मैरिज और पार्टीशन, एस्टॉपल और एक्नॉलेजमेंट, कवेनेंट रनिंग विद द लैंड, असाइनी ऑफ क्रेडिटर, एंड लास्ट प्रोविजन है स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जिसको हमने क्वेश्चन ही की शक्ल में लिया है कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। इन केस लॉ को पढ़ लीजिएगा, इट इज़ अ कंप्लीट क्वेश्चन फॉर एनी मेंस। और प्री में भी ये केस लॉ पूछे जा सकते हैं, केस लॉ के फैक्ट दे दिया सकते हैं। जैसे डनलप टायर कंपनी का फैक्ट दे दिया ए बी करके, जमुना दास राम अवतार का केस लॉ दे दिया। जमुना दास तो मॉर्गेज से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट केस लॉ है। तो होप कि आपको प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट का लॉ समझ में आया होगा। यदि आपको अब भी कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए इसे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।